हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोग तैयार हुए कि नहीं। तो गाइस फाइनली आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th फिजिक्स के यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो पिछले 5 साल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, अनसॉल्व के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ गाइस। देखिए, आपके अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कराएंगे, सॉल्यूशन के साथ में कराएंगे। साथ में लेक्चर के लास्ट में हम आपके लिए कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं। गाइस, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, डेली लेक्चर देख सकते हो। डेली लेक्चर देखिए, आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। जो चीज़ें आप पहले नहीं पढ़े थे वह भी आ जाएगा। साथ में होमवर्क भी करिए, क्योंकि होमवर्क करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। क्लासेस लेंगे प्लस होमवर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप जितना सोचें उससे अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि समय है, बहुत ही अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात थी गाइस, जब मैंने क्वेश्चंस को बनाने लगा यानी क्वेश्चन को मैं चॉइस करने लगा कि जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे सामने एक चुनौती आ गई। चुनौती क्या आया कि क्वेश्चंस में पहले से आपको बता दिया था कि मैं सेकंड फिजिक्स का दूंगा, तो सेकंड फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूरे सेकंड फिजिक्स का एक ही साथ, मतलब पूरे सेकंड फिजिक्स से क्वेश्चन को चॉइस करें। जैसे अंसाल में तो ये नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन पहले दिया होता है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो चैप्टर वाइज तो नहीं होता है। तो मैं अंसाल के हिसाब से क्वेश्चन कराएं या फिर चैप्टर वाइज कराएं, ये मेरे सामने एक प्रश्न था। तो मैंने तो अंसाल के हिसाब से आज क्वेश्चन को पिकअप कर लिया हूं, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो हम कल से चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कराने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप लोग कहोगे वैसे कराऊंगा। चैप्टर वाइज कराने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको मालूम है खोजना होता है, सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर क्लासेस कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ, तो क्लासेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा, डेली की डेली स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ आप केवल इस क्लास को आदत में डाल लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। अगर आप लोग रेगुलर, आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो कंप्लीट करा देंगे आप। ठीक है गाइस, मिलते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक बात, सभी लोग माँ सरस्वती को जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर माँ सरस्वती को ध्यान में रखकर पढ़ाई करोगे तो चीज़ें आपको आगे तक याद रहेंगी, और उन्हीं के आशीर्वाद से आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज भी आएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। गाइस, आज का मैं पहला क्वेश्चन जो पिकअप किया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत पर टिप्पणी लिखिए। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत पर टिप्पणी लिखिए। एक बार सभी लोग, मैं जो पूछ रहा हूं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका सही जवाब दें। पीएन संधि डायोड आप तो जरूर पढ़े होंगे, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत भी पढ़े होंगे, ग्राफ भी पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर वैसे तो बताऊंगा, लेकिन एक बार सभी लोग रिकॉल करें कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में पी टाइप का जो सिरा होता है, सॉरी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो किससे जुड़ा होता है, पी टाइप अर्धचालक से या फिर एन टाइप अर्धचालक से। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रा बताएं, ठीक है। तब तक मैं रिफिल कर लेता हूं स्याही को। किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से या फिर निगेटिव से। देखिए क्या होता है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में। देखिए पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सिरा पी टाइप अर्धचालक से तथा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव सिरा
आपका एन टाइप अर्धचालक से जुड़ा होता है। बात समझ में आई? पीएन संधि डायोड में जो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत क्या होता है? पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये किससे जुड़ा होता है? पी टाइप से। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जो होता है ये एन टाइप से जुड़ा होता है। इसका सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम आप लोग को मालूम होगा, आप लोग इससे पहले बनाए भी होंगे। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, क्या होता है सर्किट डायग्राम में? मान लेते हैं ये आपका एक अर्धचालक है, सॉरी डायोड है, पीएन संधि डायोड है, पी है, ये आपका पी टाइप अर्धचालक है, यह आपका एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, ये आपका पीएन संधि डायोड है। अगर इसका अग्र अभिनत में उपयोग करना है, इसमें क्या करेंगे? इस पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर का जो सिरा है इसको लेकर आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इस एन टाइप वाले को लेकर आएंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये आपका अग्र अभिनत कहलाएगा। ये आपका अग्र अभिनत कहलाएगा। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को हिंदी में क्या कहा जाता है? मेजॉरिटी मतलब अधिकतम जो चार्ज कैरियर होते हैं क्या होते हैं? आपको मालूम होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी अधिकतम जो चार्ज कैरियर होते हैं ये आपके होल होते हैं, या फिर जिसे आप लोग कोटर भी कहते हो, होल या फिर कोटर होते हैं। ये आपका होल होता है या फिर कोटर। क्या होता है पी टाइप में? होल होता है या फिर कोटर होता है। ठीक है, ये आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। और इसमें माइनॉरिटी में निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैं निगेटिव लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिसकी संख्या कम होती है उसे वह क्या होता है? आपका होल होता है। ठीक है, यह आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से यह आपका फिगर पूरा हुआ पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत का। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल या कोटर होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल होते हैं। एक बात ध्यान रखना, कैसे याद करोगे? देखिए, एन से एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन से निगेटिव एन से क्या होता है? निगेटिव। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निगेटिव होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी से पॉजिटिव मतलब होल होगा, होल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये होता है फिगर आपका पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत का। अब अगर बात करें पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत का वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलाक्षणिक वक्र का हेडिंग करेंगे, क्योंकि ये भी पूछ लेता है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत का वीआई ग्राफ। ठीक है, देखिए पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत का वीआई ग्राफ कैसे होता है? इसमें क्या होता है? अगर हम किसी भी ग्राफ के, ये जो आपका वाई एक्सिस होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, किसी भी ग्राफ के अगर वाई एक्सिस पर हम लोग अग्रधारा को लें, क्या? अग्रधारा लें, और एक्स एक्सिस पर हम लोग वोल्टेज को लें, एक्स एक्सिस पर अग्र वोल्टेज को लें, क्या लें? अग्र वोल्टेज को। एक्स एक्सिस पर अग्र वोल्टेज के लें, यानी वाई एक्सिस पर अग्रधारा और एक्स एक्सिस पर अग्र वोल्टेज लेते हैं, तब क्या होता है? तब अगर इसमें अगर हम वोल्टेज को मान लीजिए ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। ठीक है, ये आपका 0.1 है, 0.2 है,
0.3 है, 0.4, ये वोल्टेज है, बढ़ रहा है उधर जाने पर। इधर मान लेते हैं ये आपका धारा है 1 2 3 4 5 6, ये आपका धारा है, ठीक है। अब इसको मैं जब इसमें यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, इसे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा फिर ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वी आई अभिलाक्षणिक वक्र है अग्र अभिनत का, अग्र अभिनत का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र है अग्र अभिनत का। ऐसे याद रखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये अग्र अभिनत का वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसा क्यों आता है, ये सभी चीज़ें बहुत डीपली स्टडी की ज़रूरत होती है। ये मैं बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊँगा, तब तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। इसके लिए तो वी आई अग्र अभिनत के लिए एक लेक्चर लग जाएगा अगर पढ़ाने चलें तो, ठीक है। बस आप अगर इतना बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, ये 2 लाइन लिखोगे, फिगर बनाओगे, नीचे वी आई कैरेक्टरिस्टिक में लिखोगे कि अगर हम वाई एक्सिस पर अग्रधारा और एक्स एक्सिस पर अग्र वोल्टेज को लेकर ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस तरह से निकलता है। ये अगर आप लोग कर दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इसे आप सभी लोग नोट करिए। ठीक है, हो गया होगा आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको आना भी चाहिए। और इस बार का जो मैं टेस्ट लूँगा यही सभी क्वेश्चंस दूंगा जो मैं सप्ताह भर पढ़ाऊँगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास भी शाम को चलेगी, क्लास में सभी लोग आना, क्लास में सभी लोग आना, आप ही लोगों के लिए ये सभी की जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि एलईडी क्या होता है। एलईडी क्या होता है, ठीक है। एलईडी का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। एलईडी क्या होता है, देखिए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, LIGST, लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलईडी होता क्या है, एलईडी एक प्रकार का आपका उपकरण होता है जिसके जरिए हम लोग, एक आपके घर में भी एलईडी लगा होगा, लाइट उत्सर्जित कराते हैं या प्रकाश को उत्सर्जित कराते हैं। एलईडी क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम लोग लाइट को उत्सर्जित करने में करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करने में करते हैं। बात समझ में आई। एलईडी क्या होता है, यह एक प्रकार का उपकरण होता है जो पीएन संधि डायोड से मिलकर बना होता है। डायोड से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। जो वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, एलईडी क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि पीएन संधि डायोड से मिलकर बना होता है और ये कहां पे यूज किया जाता है, वैद्युत परिपथ में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एलईडी का फुल फॉर्म जानेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है।
ये एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलईडी जो है पीएन सन्धि डायोड से मिलकर बना होता है, जो कि किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। देखिए एलईडी का प्रयोग हर जगह हो रहा है। एलईडी का प्रयोग आपके मोबाइल में यूज हुआ है, आपके बाइक्स में यूज हो रहा है, आपके घरों में लाइट जो लग रही है ये सभी एलईडी है। यानी एलईडी का प्रयोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात होता है एलईडी की जो होता है, एलईडी की क्या एलईडी क्या इंग्लिश में सॉरी स्टूडेंट्स, क्या बताएं, देखते हैं अभी खांसी सही नहीं हुई है। ठीक है, अब हम एलईडी के डायग्राम की बात कर रहे हैं। डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं यार, कि एलईडी का डायग्राम कैसे होता है, सर्किट डायग्राम कैसे होता है, एलईडी का सर्किट डायग्राम कैसे होता है, सर्किट डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट, क्या कहेंगे यार, चलिए ठीक है, वो आ नहीं आ रहा है मुझे ध्यान में कि सर्किट डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं। एलईडी को परिपथ में अग्र अभिनत में उपयोग किया जाता है, अग्र अभिनत में प्रयोग किया जाता है। तीसरी पॉइंट क्या है, एलईडी को किसी भी परिपथ में अग्र अभिनत में प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइंट वाइज पढ़ने से क्या होता है, चीजें आपके दिमाग में सेट होती हैं। सबसे अगर मैं चाहता तो एक आपको थ्योरी लिखा सकता था, पॉइंट वाइज में आपको कम शब्दों में अगर आपके सामने रहेगा तो आप कम टाइम में रिवीजन कर लेंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करेंगे, एग्जामिनर के सामने भी पॉइंट जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूं। क्या है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जो कि पीएन सन्धि डायोड से मिलकर बना होता है और यह वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है। एलईडी को परिपथ में हमेशा अग्र अभिनत में उपयोग करते हैं। अग्र अभिनत का मतलब क्या हुआ, अग्र अभिनत का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक सिरा से, पी टाइप को बैटरी के धनात्मक सिरा से तथा एन टाइप को बैटरी के ऋणात्मक सिरा से जोड़ते हैं। बात समझ में आई। इसमें एलईडी को हमेशा अग्र अभिनत में प्रयोग किया जाता है। अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है, अग्र अभिनत में पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अगर परिपथ की बात करें, परिपथ की बात करते हैं तो इसका परिपथ क्या होता है। देखिए यहां पर आपका ये आपका एलईडी है, इसमें ये आपका देखिए ये क्या है आपका, एक मिनट, ये आपका पीएन सन्धि डायोड है। इस पीएन सन्धि डायोड को अगर एलईडी के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, ये आपका पीएन सन्धि डायोड है, इसका उपयोग अगर हम एलईडी के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, एलईडी के रूप में, तो क्या होगा, इसमें देखिए इस पीएन सन्धि डायोड को अगर एलईडी के रूप में उपयोग करते हैं तो यहाँ पर एक आप लगा दीजिए कोई भी प्रतिरोधक तार वगैरह आर, ठीक है, ये आपका प्रतिरोधक तार है। इसे जब एलईडी के रूप में उपयोग करते हैं तो ये आपको मालूम होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है इस तरह से, इस सिंबल में ये ऊपर वाला जो होता है ये आपका पी टाइप एन टाइप होता है और ये आपका पी टाइप होता है। और अभी आपने सुना कि किसी भी एलईडी को परिपथ में कैसे उपयोग किया जाता है, अग्र अभिनत में उपयोग किया जाता है। अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है, पी टाइप वाले को
अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पी टाइप वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये आपका पी टाइप है, इसका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक मिनट यार चला गला दर्द कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और ये निगेटिव टर्मिनल से। एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एन टाइप को किससे जोड़ते हैं, निगेटिव टर्मिनल से, और पी टाइप को किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से। यह आपका एन टाइप है, यह आपका पी टाइप है। तो यहाँ पर इस पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और इस एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। यह आपका हो गया एलईडी। ठीक है, यह एलईडी हो गया। ठीक है, यह आपका एलईडी होगा। अब एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका ग्राफ भी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे हो बनेगा, बना दें, बता दें आपको। वैसे तो पूछा 2017 में था, 2017 के बाद दोबारा कभी नहीं रिपीट किया था, छोड़िए जाने देते हैं। आप एलईडी के बारे में जानिए बस। एलईडी क्या होता है, एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि वैद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है। ये एक पीएन सन्नी डायोड से मिलकर बना होता है। अब बात करें एलईडी की कि किसी भी परिपथ में उपयोग कैसे करते हैं। एलईडी को किसी भी परिपथ में हमेशा अग्र अभिनत के रूप में उपयोग किया जाता है। अग्र अभिनत में क्या होता है, बैटरी के धन सिरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर से, बैटरी के ऋण सिरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं। इसे नोट करिए और ये फिगर बनाइए। ये आपकी एलईडी का एक डिफिनीशन है, एलईडी का एक डायग्राम भी है। ठीक है, हो गया सभी के लिए। तबीयत सही नहीं है यार, क्या बताएं। पॉइंट समझ में आ रही नहीं आप लोगों को, पढ़ाई तो हो रही है, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं आप सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन के बहाने तो पढ़ोगे आप सभी लोग। हाँ, चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही तो एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए, या नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को समझाइए। मैं कहा ना पूरे फिजिक्स के सेकेंड फिजिक्स से मैं क्वेश्चन को लिया हूँ, सेकेंड फिजिक्स से। ठीक है, इसमें किसी एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं क्वेश्चन एक चैप्टर से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को समझाइए। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को समझाइए। क्या होता है नाभिकीय संलयन, क्या होता है नाभिकीय विखंडन, ये आपको समझाना है। देखिए नाभिकीय संलयन की बात कर लेते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, देखिए एक पहले हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, यह हेडिंग हो गया। देखिए आप लोग जानते हो 1 + 1 ये क्या होता है, 2 होता है। बस इसी सिद्धांत पर नाभिकीय संलयन काम करता है। यानी दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लें तो इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, बनाने के साथ साथ में वहां से खूब सारा ऊर्जा बाहर निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आए। दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और नाभिक बनाने के बाद उसमें से खूब सारा ऊर्जा बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन का अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं, जब दो हल्के
हल्के मतलब जिनका भार में कमी होती है, यानी छोटे। हल्के नाभिक आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। यानी दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन का ये तो डिफिनेशन हो गया कि यह प्रक्रिया नाभिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है डिफिनेशन, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक बना लें तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन बम। ठीक है, देखिए परमाणु बम जो होता है आपके नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है क्या? हाइड्रोजन बम हो सकता है। आपका सूर्य का चमकना भी नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। सूर्य का चमकना भी नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के बारे में आप लोग क्या समझिए? नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है नाभिकीय संलयन। क्या प्रक्रिया कहलाती है? नाभिकीय संलयन यह प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ठीक है, यह प्रक्रिया आपकी नाभिकीय संलयन कहलाती है। बात समझ में आई? यह प्रक्रिया आपकी नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य का चमकना, सूर्य जो चमकता है वो हीलियम के आपस में नाभिकीय संलयन के ही सूर्य का चमकना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल हो गए। साथ में अगर आप एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब देखिए ड्यूटेरियम के दो परमाणु आपस में जो संलयित होते हैं, संलयित होकर टाइटेनियम बनाते हैं, तो ये आपका कहलाता है नाभिकीय संलयन। ड्यूटेरियम के दो परमाणु आपस में नाभिकीय संलयन के पश्चात टाइटेनियम टाइटेनियम बनाते हैं तथा टाइटेनियम का निर्माण करते हैं, टाइटेनियम प्राप्त होता है। अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल का अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो देखिए ड्यूटेरियम के दो परमाणु 1H2 प्लस 1H2, ये आपके ड्यूटेरियम के दो परमाणु में ये आपस में संलयित हो रहे हैं। संलयित होने के पश्चात 1H3 ये टाइटेनियम बनाते हैं, साथ में 1H1 बनाते हैं, टाइटेनियम बनाते हैं, साथ में 1H1 बनाते हैं, साथ में 4Me भी ऊर्जा बाहर निकालते हैं। तो बात समझ में आई आप सभी के? यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और वहाँ पर ऊर्जा बाहर निकलता है। इस रिएक्शन से क्लियर हो रहा है ये ड्यूटेरियम आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक टाइटेनियम की निर्माण कर रहे हैं और यहाँ से काफ़ी सारा ऊर्जा बाहर निकलता है। ये तो कंसेप्ट हो गया नाभिकीय संलयन का। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के पश्चात वहाँ से
खूब सारा ऊर्जा बाहर निकलता है इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं क्लासेज ले रहा हूँ आपका, ठीक है। कोशिश करेंगे कि क्लासेज पूरे सप्ताह भर चले। अगर 1-2 दिन नहीं भी हो पाती हैं कभी, तो आप ये समझा करिए कि तबीयत खराब होने के कारण ही क्लासेज नहीं हो रही हैं। वैसे मैं सही रहता हूँ तो क्लासेज 100% लेता हूँ, ठीक है। वैसे आज भी लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कल मैं कहा हूँ सोमवार को लेने के लिए, अगर सोमवार को नहीं लूँगा तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या जाएगा। मैंने पढ़ने के लिए कहा और मैं ही नहीं लूँगा तो दिक्कत होगी ना, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। यह आपका नाभिकीय संलयन हो गया, ठीक है। नाभिकीय संलयन समझ में आया ना आप लोगों को? मुझे उम्मीद करता हूं कि नाभिकीय संलयन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, 2 लाइन का डेफिनेशन है, आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नाभिकीय संलयन के पश्चात हम लोग, पहले आप लोग लिखिए इसे, लिखिए तुरंत आप सभी लोग नाभिकीय संलयन का डेफिनेशन। अब कभी कभी ये क्या पूछता है नाभिकीय संलयन में कि नाभिकीय संलयन जो होती है, इस प्रक्रिया से सुर का जो चमकना होता है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। वैसे बोर्ड में भी तो पूछता है कभी कभी, मैं कभी कभी ये बीएससी वगैरह में, बीटेक वगैरह में ज़्यादा पूछता है, बोर्ड में भी पूछ लेता है। आपको पढ़ना चाहिए लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नाभिकीय विखंडन के बारे में देखते हैं, क्या होता है नाभिकीय विखंडन, इसे रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, पहले हेडिंग करते हैं नाभिकीय विखंडन, तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाभिकीय विखंडन, आपके सामने एक शब्द है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। तब इसका मतलब क्या होता है? नाभिक जो होता है वह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बात समझ में आए? एक बड़ा नाभिक हो वह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इस पूरे प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बात समझ में आया? एक बड़ा सा लड्डू है, उस लड्डू को तोड़ दिए, 2 लोग हैं, देखिए एक बड़ा लड्डू है, 2 लोग हैं वहाँ पे खाने के लिए, तो लड्डू को तोड़ देंगे ना, तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो टूटता है इसी को विखंडन कहते हैं, यानी एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? एक बड़े नाभिक को 2 छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। डिफिनीशन आइए लिखते हैं, नाभिकीय विखंडन का डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिखें इसका। देखिए गाइस एक चीज ध्यान देना, एक बड़ा नाभिक जो छोटी की नाभिकों में टूटता है तो यह अपने से तो टूटेगा नहीं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को जब तक हम ऐसे करके तोड़ेंगे नहीं तब तक तो अपने से टूटेगा नहीं। टूटेगा क्यों? अगर मैं इस मार्कर को काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरा दें या फिर खुद तोड़ दें, उसी तरह से एक बड़ा नाभिक होता है, यह अपने से 2 छोटे नाभिकों में नहीं टूटता है। टूटने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? तीव्रगामी न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं। बात समझ में आया? यहां पर हम लोग तीव्रगामी न्यूट्रॉन का
बमबारी करते हैं। यानी ये नाभिक आपस में जो ये टूटता है, अपने से नहीं टूटता है, यहाँ पे तीव्रगामी न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं तब ये नाभिक टूटता है। तो इसका डिफिनीशन अगर आप लोग लिखना चाहें, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है तो नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। बात समझ में आई? जब कोई भारी नाभिक पर किसी न्यूट्रॉन से बमबारी करा दिया जाए तो भारी नाभिक क्या करेगा? टूट जाएगा। बम करोगे तो टूटेगा ही ना, जब बम गिराओगे तो टूटेगा ही, जो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन याद भी हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जब ये प्रक्रिया होता है, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के पश्चात, आप लोग लिख सकते हो, नाभिकीय विखंडन के प्रक्रिया के पश्चात खूब सारा एनर्जी, खूब सारा ऊर्जा बाहर निकलता है। आपको मालूम होगा अमेरिका के द्वारा जापान पर 6 और 11 अगस्त को 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। जो परमाणु बम गिराया जाता है तो परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो बहुत सारा एनर्जी वहाँ पे बाहर निकली थी, और एनर्जी इतना बाहर निकली थी कि वहाँ पे जो बड़े बड़े मकान थे सब के सब पिघल गए थे। जैसे आप लोग कभी प्लास्टिक वगैरह को आग के सामने ले जाते तो पिघल जाते ना, वैसे ही बड़े बड़े मकान पिघल गए थे। और वहाँ पर रेडिएशन काफ़ी बाहर निकला था। रेडिएशन की वजह से आज भी वहाँ के जो लोग होते हैं उसमें बहुत से अनस्टेबिलिटी रहती है, किसी के आँख खराब, किसी के हाथ खराब, ऐसे होते हैं। उसका अभी तक करीब 50 से 70-80 साल हो गए, अभी तक उसका प्रभाव पड़ता है। जो वह परमाणु बम होता है, वह परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन पर होता है। तो नाभिकीय विखंडन के पश्चात आप लिख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन के पश्चात खूब ऊर्जा बाहर निकलता है। ऊर्जा बाहर निकलता है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो भारी नाभिक टूट जाते हैं छोटे छोटे नाभिकों में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन के पश्चात खूब ऊर्जा बाहर निकलता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण के रूप में ये परमाणु बम होता है। तो गाइस आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही करते हैं एंड। ठीक है, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन मेरे पास था लेकिन नहीं करा रहा हूँ, तबीयत सही नहीं इसके लिए। ठीक है, और मैं आप सभी के लिए 2 होमवर्क देते हैं। आप लोग करना क्या है, होमवर्क को लिख कर मुझे सेंड करना है टेलीग्राम पर। ठीक है, इसको हम रब करेंगे बाद में। होमवर्क लिखिए सभी लोग। पहला होमवर्क यह है कि बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए। वैसे मैं इसे कराने वाला था आज ही, बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए। दूसरा होमवर्क है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हुंड जो कुछ भी होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग लिख कर मुझे भेजिएगा। कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन आज हम लोग कवर किए हैं।
3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने बताया, 2-3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इस तरह से इस तरह से आज के क्वेश्चन जो हम लोग कवर किए हैं, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम को लेकर। इसी तरह से डेली करते रहेंगे, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे, क्लास की टाइमिंग भी, मतलब क्लास की जो लेंथ है उसको भी बढ़ाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे तक ले जाएंगे, ठीक है, ताकि डेली आपके कम से कम 10 क्वेश्चन हो। 10 क्वेश्चन होंगे तो भी आपके अच्छे होंगे। क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्लो पढ़ाएं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है। याद हो गई होंगी आज की इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं बताया होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी को। डेली इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जो होमवर्क दिया हूँ उस होमवर्क को करके मुझे भेजिएगा। शाम को 7 बजे क्लास होगी आप सभी की। शाम को जो क्लास होगी उसमें केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो क्लास में भी आप सभी लोग आना मत भूलिएगा, ठीक है। उसमें हम लोग नाइट्रोजन युक्त यौगिक का पार्ट 2 करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।